हेलो दोस्तों, टारगेट प्रीलिम्स 2021 की करंट क्विज की इस तीसरी श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के क्विज में कौन कौन से प्रश्न हैं। आपके सामने पहला प्रश्न यहां पे है, चाइना हैड नो रोल इन श्रीलंका डिसीजन ऑन ईसीटी अर्थात ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, जो विवाद चल रहा है। प्रश्न को देखते हैं। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस टर्मिनल का निर्माण भारत, जापान और श्रीलंका मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका निर्माण कोलंबो बंदरगाह पर किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और नहीं दो। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये दे रहा है कि इस त्रिपक्षीय समझौते का जो है भारत, जापान और श्रीलंका तीनों मिलकर इसका निर्माण करेंगे। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि श्रीलंका ने क्या किया है, इस अनुबंध को रद्द कर दिया है। क्या किया है? इस अनुबंध को रद्द कर दिया है। तो अनुबंध को रद्द कर देने की वजह से यह स्टेटमेंट आपका क्या होता है, रॉन्ग होता है। और दूसरे स्टेटमेंट को अगर देखा जाए कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो इसका निर्माण कोलंबो बंदरगाह पर किया जाएगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो आपका यहां पे ऑप्शन क्या होता है? आपका ऑप्शन यहां पे बी इज राइट, यानी बी यहां पर सही आंसर हो जाता है। अब यहां पर इसके बारे में थोड़ी बातों को जान लेते हैं। घटनाक्रम क्या है? तो दोस्तों 2019 से यह बात क्या होती है, यह प्रक्रिया शुरू होती है। 2019 में श्रीलंका ने, बात समझ रहे हैं, श्रीलंका ने क्या किया, जापान और प्लस भारत के साथ, जापान और भारत के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। क्या किया था? त्रिपक्षीय समझौता किया था। और इस समझौते में यह था कि ये तीनों देश मिलकर क्या करेंगे, ईसीटी का विकास करेंगे। क्या करेंगे? ईसीटी का विकास करेंगे। अब ये ईसीटी परियोजना जो थी, ईसीटी परियोजना जो थी, इस परियोजना का 51% शेयर किसके पास था? श्रीलंका के पास था। किसके पास था? श्रीलंका के पास था। और इस परियोजना का 49% शेयर भारत और जापान के पास था। किसके पास था? भारत और जापान के पास था। तो 2019 में यह समझौता होता है कि मिलकर दोनों देश क्या करेंगे, इसका विकास करेंगे और उसकी ये शर्तें होंगी। परंतु यहां पर होता क्या है आगे चलकर कि अभी एक कैबिनेट का फैसला होता है, यानी हाल ही में श्रीलंका कैबिनेट, श्रीलंका की जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने क्या किया, ने फैसले लिए। और इन्होंने जो फैसले लिए, उस फैसले में इन्होंने क्या कहा कि इस त्रिपक्षीय समझौते को हम क्या करते हैं, इस त्रिपक्षीय समझौते को हम रद्द करते हैं। यानी इस त्रिपक्षीय समझौते को रद्द करने का फैसला लिया गया। ओके, इसके लिए इन्होंने कारण क्या दिया? इसका कारण इन्होंने दिया कि हमारे यहां ट्रेड यूनियन, किसका? ट्रेड यूनियन प्लस विपक्षी दलों का विरोध हो रहा है। क्या है? विपक्षी दलों का विरोध है। तो ट्रेड यूनियन और विपक्षी दलों के विरोध के दबाव में इन्होंने कहा कि हम इस समझौते को रद्द करते हैं। और इसके बदले में उन्होंने कहा कि भारत और जापान, इन्होंने कहा कि भारत और जापान दोनों मिलकर, भारत और जापान दोनों को वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास का प्रोजेक्ट देंगे। क्या करेंगे? दोनों को इसके विकास का प्रोजेक्ट देंगे, ऐसा इन्होंने कहा। इनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने कहा कि हम इस त्रिपक्षीय समझौते को रद्द करते हैं और इसके बदले में WCT यानी वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट को इन दोनों देशों को सौंपते हैं। तीसरी बात जो वहां पर डिसीजन लिया गया कि अब इस परियोजना का, यानी जो कोलंबो परियोजना है, ECT जिसे बोला जा रहा है, ECT परियोजना को श्रीलंका पोस्ट कंपनी, श्रीलंका की पोर्ट कंपनी, ध्यान देना, पोर्ट कंपनी अकेले अपने बल पर क्या करेगी, निर्मित करेगी। ये चीज जो है इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसीजन लिया। 3 डिसीजन लिए गए। पहला ये कि जो पिछला 2019 का समझौता था उसे रद्द करते हैं, अर्थात जापान और भारत को ECT से बाहर करते हैं। इसके बदले में इन्हें कंपनसेट करने के लिए
हम WCT के विकास का प्रोजेक्ट देते हैं। और तीसरा निर्णय यह लिया गया कि हम जो है श्रीलंका की जो पोर्ट डेवलपमेंट कंपनी है वो इसे क्या करेगी, इसका विकास करेगी। इसी बात को लेकर क्या है, तनाव बढ़ गया है। और इस तनाव को अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अब इसके पीछे वास्तविक वजह की लोग तलाश कर रहे हैं कि इसके पीछे वास्तविक वजह क्या है। तो वास्तविक वजह यहां पर यह देखा जा रहा है कि इस समय यह निर्णय इन्होंने चीन के दबाव में लिया है। यानी जो है भारत और जापान का यह मानना है, बात समझ रहे हैं, भारत और जापान का मानना है, यानी भारत का मानना है कि यह निर्णय क्या लिया गया है, यह निर्णय चीन के दबाव में लिया गया है। क्या है, चीन के दबाव में लिया गया है। और आपको पता है कि हम्बन टोटा बंदरगाह पहले से ही, हम्बन टोटा बंदरगाह पूर्व में क्या है, पूर्व में चीन के नियंत्रण में है, ये आपको पता है, और चीन के नियंत्रण में है। और यहां पे भारत का यह भी मानना है कि जो कोलंबो पोर्ट है, कोलंबो जो पोर्ट है, यह कोलंबो बंदरगाह चीन के OBOR यानी जो है ओबोर पॉलिसी जो है, जिसको बेल्ट रोड इनिशिएटिव बोला जाता है, के मैप पर है, अर्थात तो उसे यह चीन लेना चाहता है। तो भारत का मानना यह है कि यह निर्णय चीन के दबाव में श्रीलंका ने लिया है। हम्बन टोटा बंदरगाह पूर्व में चीन के कब्जे में है, और कोलंबो बंदरगाह जो है, यानी जो परियोजना थी ECT, यह भी उसके मैप में है। तो यहां पे ये बातें मानी जा रही हैं, और इसको लेकर दोनों देशों के बीच में है क्या है, तनाव है। भारत के विदेश मंत्री M जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट को ऐसे समाप्त नहीं करना चाहिए। उसी पर सफाई देते हुए वहां की सरकार ने कहा है कि इसमें श्रीलंका, चीन का कोई रोल नहीं है, और यह हमारा क्या है, स्वतंत्र निर्णय है। ध्यातव्य है यहां पर, यह ध्यान दीजिएगा कि जो ECT था, ECT चीन के इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय विकास केंद्र, चीन के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पोर्ट सिटी कहा जाता है, पोर्ट सिटी से महज 5 किमी की दूरी पर था, महज 5 किमी की दूरी पर था। और भारत इस प्रोजेक्ट को, ध्यान देना, भारत इस प्रोजेक्ट को किस रूप में देख रहा था, भारत इस प्रोजेक्ट को हम्बन टोटा की काट के रूप में देख रहा था, काट के तौर पर देख रहा था। तब तक क्या हुआ, तब तक इस पर जो है परियोजना को उन्होंने रद्द कर दिया। अर्थात भारत इसका विकास इसलिए करना चाहता था कि चीन जो पल्स ऑफ स्ट्रिंग है, मोतियों की माला की नीति है, उसके तहत भारत को घेरना चाहता है। तो इसलिए इसने इस प्रोजेक्ट में हाथ लगाया था, क्योंकि कोलंबो जो पोर्ट है जहां पर ECT यानी ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का विकास होने वाला था, वह चीन के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र यानी पोर्ट सिटी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर था। और ऐसा माना जाता था कि भारत इससे क्या करेगा, हम्बन टोटा को संतुलन कर सकता है। लेकिन यहां पर यह विवाद बढ़ गया है, और इसके रद्द हो जाने की वजह से अब जो है दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल चैनल का प्रयोग किया जा रहा है। भारत और जापान श्रीलंका पे दबाव बना रहे हैं कि वह इस करार को रद्द न करे, क्योंकि दोनों देशों ने उसमें अपना ज्यादा पैसा लगा दिया है। इसके बावजूद श्रीलंका का कहना है कि हम किसी बाहरी दबाव में यह निर्णय नहीं लिए हैं, हम इसके कंपनसेट करने के लिए आपको वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने का ठेका दे रहे हैं, और उसमें हम आपको 85% की हिस्सेदारी देने को तैयार हैं। अब देखना यह होगा कि इसको भारत और जापान स्वीकार करते हैं अथवा नहीं करते हैं। जब इसमें जो भी विकास होगा पुनः प्रश्नों के साथ उसमें आएंगे। बढ़ते हैं यहां से आपके अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए 85% लिखा भी गया है। अगला प्रश्न यहां पे यह है, देखो अपना देश पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न क्यों लिया गया, क्योंकि अगर आप PIB को पढ़ोगे तो पर्यटन मंत्रालय की एक सूचना आई है जो इंपॉर्टेंट है, और वो वहां पे जो है एक सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं जो यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है वहां पे। तो उसी के चलते यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह पर्यटन जो है, यह पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। देखो अपना देश पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार
विचार कीजिए, यह पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर है, इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में सहायता मिल सके। और आपको यहां पे जवाब देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों और दोनों नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, देखो अपना देश पहल जो है यह पर्यटन मंत्रालय की पहल है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी इसका बिल्कुल सही है, इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन एक और दो दोनों क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगर इसकी व्याख्या हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 2019 को 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री महोदय ने अपने स्पीच में कहा था कि भारत में क्या करना चाहिए, भारत में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को, ध्यान देना, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को कम से कम, प्रत्येक नागरिक को कम से कम 15 पर्यटन स्थलों का दौरा अवश्य करना चाहिए, 15 पर्यटन स्थल का दौरा अवश्य करना चाहिए, दौरा करना चाहिए। ये इन्होंने कहा था कब, 15 अगस्त 2019 को। बात समझ रहे हो? उसी को देखते हुए क्या किया गया था, इसी बात को देखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने पहल शुरू की, देखो अपना देश। क्या शुरू किया? देखो अपना देश। अब अगर यहां पर यह देखा जाए कि देखो अपना देश का उद्देश्य क्या है, तो देखो अपना देश का उद्देश्य अगर मैं आपको बताऊं कि देखो अपना देश पहल जो है, देखो अपना देश पहल, अगर आप इस पहल के उद्देश्य को देखेंगे तो पहल का पहला उद्देश्य है देश के नागरिकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराना। क्या कराना? रूबरू कराना। दूसरी चीज क्या है? स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ाना। ओके, तीसरा इसका क्या है? स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देना। ये इसका क्या है? उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा, देखो अपना देश पहल का उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो ये इसका उद्देश्य है। अब इसके लिए क्या कहा गया है? इसके लिए इस योजना में कहा गया है कि जो लोग घूमने जाएंगे, पर्यटन होंगे, तो इसके तहत पर्यटकों को, ध्यान दीजिएगा, पर्यटकों को क्या करना है? 15 स्थलों पर जाना है और इसके लिए सरकार क्या करेगी? इसके लिए सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। क्या कराएगी? आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे, ये बात आपको यहां पे क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके लिए पात्रता की शर्त क्या है कि वह भारत का स्थायी क्या हो, निवासी हो। अगर इससे बात आगे बढ़ाया जाए तो आगे ध्यान देना कि इसी के तहत जो है, इसी पहल के तहत, देखो अपनी देश पहल के अंतर्गत क्या हुआ था? देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का क्या किया गया था? वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया था, वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया था, श्रृंखला का आयोजन किया था किसने? पर्यटन मंत्रालय ने। तो देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया था। और फिर यह भी देखना कि देखो अपना देश जो है क्विज प्रतियोगिता भी हुई थी, देखो अपना देश क्विज प्रतियोगिता भी हुई थी, जो सभी भारतीयों के लिए क्या थी? सभी भारतीयों के लिए ओपन थी। और इन सभी का उद्देश्य क्या था? इन सभी का उद्देश्य था भारत के पर्यटन को बढ़ाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना। यहां से अगर आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो कल का था वहीं से है। यहां पे एक सूचना आपको जो है यहां पे दिखेगी। अगर यहां पे आप देखोगे तो यह सूचना है कि भारत सरकार के प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर के अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में इन्होंने यह कहा था कि फार्मर सुसाइड नामक जो है कि एक हैशटैग चल रहा था और उस हैशटैग को समाप्त करने की बात की गई थी। उसके संदर्भ में जो है वित्त मंत्रालय ने क्या किया था? बात किया था। किस पे? तो ट्विटर पे जो है, ट्विटर पे एक टैग चल रहा था और उस टैग का नाम क्या था?
फार्मर सुसाइड। क्या है? फार्मर सुसाइड। और उस फार्मर सुसाइड में यह आरोप था कि इसे खालिस्तानियों द्वारा और पाकिस्तान आधारित वेबसाइटों के द्वारा क्या किया जा रहा है? हिट किया जा रहा है। तो इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी और उसी समय यह कहा गया था, जो उनके साथ वर्चुअल मीटिंग हुई थी ट्विटर के उच्च अधिकारियों के साथ, उसमें यह कहा गया था कि भारतीय संविधान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां पर निरपराध नहीं है, उसके ऊपर युक्त निर्बंधन है। वहीं से एक प्रश्न यहां पे निकल के आ रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 19(1) कहता है भारत के नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। अनुच्छेद 19(2) सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19(3) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार हैं। अब दिए गए युग्मों में से कौन से सही युग्म है, इसकी हमें क्या करनी है? पहचान करनी है, अर्थात सही युग्मों की पहचान करनी है। केवल एक है, केवल 1 और 2 है, केवल 2 और 3 है, डी है ऑप्शन जो है वहां पे कौन सा सही है। तो आपको इसमें बताना है कि क्या क्या यहां पे ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान देना, यह 2 गलत हो जाएगा क्योंकि 2 में प्रतिबंध के आधार हैं और 3 में भी प्रतिबंध के आधार हैं। जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं 19(1) ए बी सी डी ई करके हैं और 19(2) 3 4 5 6 से क्या होती है? उस पे प्रतिबंध आ जाते हैं। तो 19(2) में सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता नहीं है और 19(3) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। अगर आपका राइट आंसर जो होता है वह क्या होता है? वह आपका ए सही होता है। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान जो है स्वतंत्रता के अधिकार जो देती है उसके 6 अंग हैं। पहला आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरा स्वतंत्र जो है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, तीसरा संघ एवं सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में सर्वत्र आबाद निर्गम घूमने और संचरण की स्वतंत्रता है, और इसके बाद देखोगे कि कोई भी वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ये आपको 19(1) के तहत मिलता है। लेकिन यहां पर आपको यह बात ध्यान रखना है कि यह स्वतंत्रता सार्वभौमिक नहीं है और अत्यंतिक नहीं है, यह सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी है। ध्यान देखना, यह सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी है और इस पर एक बंधन का दायरा भी है और वो बंधन का दायरा 19(2) में दिया गया है। अर्थात 19(2) में दिए गए आधारों पर इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है और वो आधार क्या है? वह आधार है भारत की एकता और संप्रभुता को अगर खतरा पहुंचता है तब, राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचेगा तब, विदेशी राज्यों से अगर मित्रवत संबंधों पे खतरा होगा तब, सार्वजनिक आदेश यानी जो है सार्वजनिक व्यवस्था को कोई चुनौती मिलेगी तब, या नैतिकता की स्थापना में, मोरालिटी की स्थापना में कोई दिक्कत होगी तब, या न्यायालय की अवमानना होगी तब, या किसी अपराध को बढ़ावा मिलने की अगर संभावना होगी, तो इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं? उस पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। यह बात भारत के अधिकारियों ने ट्विटर के लोगों को समझाया, लेकिन उन्हें यह बात समझ में नहीं आई। इसीलिए भारत के प्रसारण मंत्री की तरफ से कू वेबसाइट को क्या किया जा रहा है? क्वी ट्विटर ब्लॉक को बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि हम उसके स्वदेशी विकल्प का विस्तार कर सकें। और उस पे कल के क्विज में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था। ओके, तो यह चीज आपको यहां पर क्या करना है? ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, पेंगोंग झील से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात है? पेंगोंग झील से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक भू आबद्ध लवणीय झील है, यह एक रामासर साइट्स है, यह सिंधु नदी बेसिन का एक भाग है। और आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और केवल 3। अगर इसको देखा जाए तो यह पहला स्टेटमेंट इसका क्या होता है? राइट स्टेटमेंट होता है, क्योंकि यह एक भू आबद्ध जो है लवणीय झील का उदाहरण है। लेकिन दूसरा, यह रामासर साइट नहीं है, यानी यह स्टेटमेंट गलत है, रामासर साइट बनने की प्रक्रिया में है। और दूसरा है, यह सिंधु नदी बेसिन का एक भाग है, यह भी गलत है। इसलिए 2 और 3 ऑप्शन यहां पे क्या होते हैं? गलत होते हैं। और ऑप्शन आपका बी यहां पे क्या होता है? राइट आंसर होता है। जानते हैं यह क्यों न्यूज में है? कोऑर्डिनेट डिसएंगेजमेंट एट पेंगोंग तासो राजनाथ टेल्स आरएस, यानी देश के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने राज्यसभा में अपने एक बयान में कहा है कि अप्रैल 2020 से भारत और चीन के बीच पेंगोंग लेक पर जो विवाद आ रहा था, उस विवाद का अब क्या होने वाला है? उस विवाद का अब समाधान होने वाला है।
अर्थात उस विवाद का अब समाधान हो चुका है। अब वहां पर अगर देखा जाए कि समाधान क्या क्या चीजें हैं, अगर पैंगोंग लेक देखेंगे तो यहां पर विवाद ये था, इसको समझ लेते हैं जरा सा, कि यहां पे फिंगर है, ये फिंगर 1 है, फिंगर 2 है, फिंगर 3, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8, बात समझ रहे हैं। अब यहां पे फिंगर 8 पे पहले, यानी जब विवाद नहीं था तो फिंगर 8 पर चीन का बेस होता था। ध्यान देना, फिंगर 8 पे किसका बेस होता था? चीन का बेस होता था। और अगर देखा जाए तो फिंगर 4 के यहां जो है, फिंगर 4 और 3 के बीच में यहां पे भारत का बेस होता था। विवाद यहां पे क्या है? बीच में यहां पे पेंगोंग लेक है, और इसमें विवाद यह है कि भारत यह कहता है कि भारत इस रेखा को यहां तक अपना कब्जा मानता है, इसे एलएसी मानता है, जबकि चीन इस रेखा को अपना एलएसी मानता है। तो भारत क्या करता है? यहां तक अपनी एलएसी मानता है, यानी भारत और चीन के बीच में इसे सीमा रेखा मानता है, जबकि चीन यहां पर फिंगर 4 को जो है अपनी सीमा रेखा मानता है और फिंगर 8 को। हुआ क्या था विवाद में कि भारत के जो है, चीन के कुछ तत्व यहां तक आ गए थे, फिंगर 2 तक आ गए थे, और वहां पे क्या हुआ था? विवाद हुआ था। और यहां पे दोनों तरह की सेनाएं जो है यहां पे क्या हुई थी? आके लगी हुई थी। इसी बात को उन्होंने सदन में बताया है कि अब यहां पे क्या हो चुका है? समझौता हो चुका है। और इन्होंने कहा कि जो समझौता हुआ है, उस समझौते में क्या कहा गया? उस समझौते में कहा गया, ध्यान से सुनना, कि चीन कहां पर चला जाएगा? चीन अब फिंगर 8 पर चला जाएगा। कहां पे? चीन अब फिंगर 8 पे चला जाएगा, जहां पे वो पहले था। और भारत कहां पे चला आएगा? भारत को कहा गया कि भारत अब फिंगर 3 पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत फिंगर 3 पे आ जाएगा। तो भारत अब यहां पे आ जाएगा, फिंगर 3 आपका यहां पे है, फिंगर 3 यहां पे है, तो भारत का बेस यहां हो जाएगा और चीन बेस पे पुराने स्थिति पे चला जाएगा, अर्थात विवाद से पहले की जो स्थिति थी वो समाधान हो जाएगी। फिर यहां पर कहा गया कि पेट्रोलिंग अभी नहीं होगी, यानी इस एरिया में कोई भी देश पेट्रोलिंग नहीं करेगा, पेट्रोलिंग नहीं होगी। और यहां पर क्या होगा? दोनों देशों के बीच वार्ता होगी और समझौते के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा, समझौते के पश्चात कोई निर्णय लिया जाएगा। और इसी बात के चलते आपका पेंगोंग लेक जो है वो क्या था? चर्चा में था। तो यहां पर बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो दोनों देशों के बीच मध्य तनाव था, वह तनाव अब समाप्त हो गया है और अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति जो है बहाल हो गई है, इसलिए पेंगोंग लेक चर्चा में है। आइए देख लेते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। पेंगोंग झील हिमालय में लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक भू आबद्ध लवणीय झील है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, लवणीय झील होने के बावजूद भी यह क्या हो जाती है? यह झील जम जाती है, जो कि अपने आप में क्या है? एक आश्चर्य है। ओके, दूसरी चीज, यह झील क्या है? 134 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र चीन तक फैली हुई है। इसका 60% हिस्सा कहां पे है? तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में है, और शेष जहां पर है वो भारत में है। इसकी सर्वाधिक चौड़ाई जो है 5 किलोमीटर चौड़ी है। अगर यहां से आप देखोगे तो वहां पे था कि यह सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, बात समझ रहे हो? यह भौगोलिक रूप से क्या है? भू आबद्ध नदी बेसिन है। कुछ समय पहले यह झील सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक नदी के लिए एक आउटलेट थी। किसके लिए? सिंधु की सहायक श्योक नदी है, उसके लिए एक आउटलेट का काम करती थी। लेकिन प्राकृतिक बांध निर्माण के चलते यह कार्य क्या हो गया? बंद हो गया। और अभी यह रामेश्वर कन्वेंशन के तहत उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि अभी प्रक्रिया में है। इसलिए उसके दोनों स्टेटमेंट क्या थे? गलत थे। तो वहां पर ऑप्शन आपका बी सही था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न यहां पे है, अटल टिंकरिंग लैब से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य युवाओं के मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना है। इनकी स्थापना अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत की गई है। प्रत्येक लैब हेतु अधिकतम 5 वर्षों के लिए एक बार की स्थापना की लागत और परिचालन खर्च 10 लाख रुपए होंगे। और आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल जो है आपका क्या है? राइट है। एम के तहत, अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसकी स्थापना की जा रही है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अतः यहां पे आपका ऑप्शन सी सही होता है। देख लेते हैं इसके बारे में, ध्यान देना। जो एटीएल आप पढ़ रहे हो, अटल टिंकरिंग लैब, वह नीति आयोग
नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और एम अर्थात अटल इनोवेशन मिशन। तो ध्यान दीजिएगा, एम एक पहल है किसका? नीति आयोग का, और नीति आयोग के एम पहल के अंतर्गत ही क्या किया गया है? अटल टिंकरिंग लैब शुरू किया गया है, जहां पर लिखा गया है वेयर इमेजिनेशन मीट्स क्रिएटिविटी, अर्थात जहां पे हम क्या करेंगे? कल्पनाओं को रचनात्मकता में बदलेंगे। ओके, आगे अगर इसके बारे में कुछ अन्य चीजों पर विचार किया जाए तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में 10 लाख बच्चों को नए नवाचारों के रूप में पहचानने की दृष्टि से एम ने पूरे भारत के स्कूल में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना करने का विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य उनके अंदर नवाचारों की भावनाओं का विकास करना, उनके कल्पनाओं को बढ़ाना, उनके डिजाइन कौशल, कंप्यूटेशनल एजुकेशन, अनुकूलन शिक्षा इत्यादि के बारे में उनको विकसित करना है। और वित्तीय समर्थन की अगर बात की जाए तो एम अनुदान प्रदान करेगा, अर्थात अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसको फाइनेंसिंग सुविधाएं दी जाएगी, जो अधिकतम क्या होंगी? 5 वर्षों के लिए एक बार की परिचालन लागत होगी 10 लाख रुपए। योग्यता इसकी क्या है? अगर योग्यता की बात की जाए तो सरकारी, स्थानीय निकाय या निजी ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा प्रबंधित कोई भी स्कूल जो 6 से लेकर कहां तक हो, 10वीं तक हो, वहां पर एटीएल स्थापित हो सकता है। अर्थात यहां पे सरकारी और निजी का कोई अंतर नहीं है। ट्रस्ट, निजी ट्रस्ट के द्वारा संचालित विद्यालयों में भी यह स्थापित हो सकता है। एटीएल के महत्व की अगर चर्चा करें तो यह स्व शिक्षण पर आधारित व्यवहारिक अनुप्रयोगों के माध्यम से भविष्य के कौशल को लागू करने के लिए अभिकेंद्र के रूप में कार्य करेगा। ओके, अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए तो अगला प्रश्न यहां पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन हेतु 500 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति दी गई है। एनबीएचएम को राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। बजट 2020-21-22 में शहद मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 3। तो इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अभी इसकी घोषणा की गई है, 500 करोड़ रुपए दिए भी गए हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड इसका क्या करेगा? कार्यान्वयन करेगा। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? अगर आप देखोगे तो गलत इसलिए है कि इसकी घोषणा कब की गई थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान में। किसमें किया गया था? आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान इसकी घोषणा की गई थी, जबकि यहां पे स्टेटमेंट में दे रहा है बजट 2021-22 में, अतः तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन 1 जो है वो क्या हो जाता है? राइट ऑप्शन हो जाता है। ओके, अब देखो इसके बारे में भारत सरकार ने क्या किया है। भारत सरकार की तरफ से 3 साल अर्थात 2020-21 से लेकर 22-23 तक के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शुरू किया जा रहा है। इस मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की गई थी, और इसका उद्देश्य जो है वो ध्यान देना, मीठी क्रांति। क्या है? मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन को संवर्धित करना, मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। अब इसे कौन संचालित करेगा? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से इसे संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अगर आप देखोगे तो कृषि अर्थात फार्म एंड नॉन फार्म फैमिली के लिए आमदनी और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, मधुमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास के लिए प्रोत्साहन देना, कृषि बागवानी उत्पादन को बढ़ाना और संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना, एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र की स्थापना करना। और यहां पर अगर आप देखोगे तो गुजरात में जो है, गुजरात में वहां पर क्या किया जा रहा है? न्यूक्लियर स्टॉक बी ब्रीडर्स आज की स्थापना की जा रही है, और इसके माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात यहां पर होगी। अगर यहां से आगे बढ़े तो आप देखिए मिशन के लिए 2019-20 के लिए 25 करोड़ का आवंटन, और आनंद गुजरात में हनी टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई थी। मोदी सरकार के प्रयासों से मधुमक्खी पालन बना किसानों की आय का दोगुनी करने का महत्वपूर्ण स्रोत। तो यहां पर आप देखोगे तो ये चीजें हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी पालन व शहद मिशन को स्वीकृत किया गया है। तो दोस्तों ये था आज के क्विज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये पहल पसंद आई होगी, क्योंकि यहां पे बकवास नहीं होता है, सिर्फ क्लास होती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं पुनः अगली श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप सभी लोगों को नमस्कार।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।